Hello students, here our next lecture of class 10th subject biology एंड हम चैप्टर पढ़ रहे थे यार इन्वायरमेंट में। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, इकोसिस्टम हमने जाना, इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात कर ली थी, साइज की हमने बात करी, कंपोनेंट में एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स की हमने बात करी थी, और प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर हमने ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली हमने समझी थी। उसके बाद हमने फूड चेन पढ़ा था, फूड चेन की लेंथ क्या होती है, ट्रॉफिक लेवल की हमने बात करी थी, अलग अलग टाइप के ट्रॉफिक लेवल होते हैं और कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, फूड चेन के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये सभी हमने स्टडी कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फूड वेब। ठीक है, फूड वेब यानी कि अब देखो फूड चेन क्या थी। फूड चेन हमने एक बार जैसे हमने क्या पढ़ा, फॉरेस्ट के लिए पढ़ा, फॉरेस्ट के लिए जो फूड चेन हमने पढ़ी वो क्या पढ़ सकते हैं, ग्रास है ना, ग्रास को डियर ने खाया और डियर को टाइगर ने खाया, है ना। और ऐसे ही दूसरा फॉरेस्ट के लिए 2 स्टेप भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स या ग्रास, और उस प्लांट को एलिफेंट ने खा दिया, खत्म। 2 स्टेप, ये 3 ट्रॉफिक लेवल, ये 2 ट्रॉफिक लेवल। ऐसे ही पॉन्ड के लिए क्या पढ़ सकते हैं, पॉन्ड के लिए हम 4 भी हो सकता है, और पॉन्ड के लिए हम पढ़ सकते हैं एक्वेटिक प्लांट। फूड चेन की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट को किसने खाया बेटा, एक्वेटिक इंसेक्ट्स ने खाया होगा, है ना। एक्वेटिक इंसेक्ट्स को किसने खाया, फिर स्मॉल फिशेस खाएंगी, छोटी छोटी जो फिश हैं, इन छोटी छोटी फिशेस को कौन खाएगा, लार्ज फिशेस खाएंगी। तो ऐसे ही बहुत सारी, ये तो हमने फॉरेस्ट में ही पढ़ा है, इसमें ही पढ़ा है, तो अलग अलग जगह भी तो हो सकते हैं ना, अलग अलग बहुत सारी फूड चेन हो सकती हैं। तो जब ये बहुत सारी, इनको तो अभी हमने अलग पढ़ा, ये मैंने अलग पढ़ा, ये मैंने अलग पढ़ा और ये अलग, लेकिन जब इन सबको एक साथ हम कंबाइन कर देंगे तो उसे फूड वेब बोल देंगे, मतलब कि एक नेटवर्क हम बोल देंगे। यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट इन अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम such as grassland, a forest, a pond और a crop field। ये सब एक ही साथ तो होती है ना बेटा, आसपास हमसे ही तो जुड़ी हुई है सारी की सारी, तो इसे क्या बोल देंगे। एक्चुअल में जो हम देखते हैं वो फूड वेब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, चलिए मैं आपको डिफाइन करा देती हूँ। अ लार्ज नंबर ऑफ food chain, a large number of food chain exist in a community of living organisms in an ecosystem such as grassland, a forest, a pond or a crop field एक्सेट्रा। तो ये सभी, मैनी ऑफ दीज फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही तो कनेक्टेड होंगी ना। ऐसे थोड़ी कि जंगल पॉन्ड के पास आ जाएगा, क्रॉप फील्ड के पास आ जाएगा, ऐसा नहीं, हमारे थ्रू किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो जुड़ेंगी ना, तो उसे क्या बोल देंगे, फूड वेब बोल देंगे। यानी कि द नेटवर्क ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड वेब। यानी कि एक जो बड़ा सा नेटवर्क होता है, बहुत ज्यादा नंबर में फूड चेन जब आपस में जुड़ती है तो एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, फूड वेब। तो चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया हॉक, ठीक है। मैंने कहा कि स्नेक आया, स्नेक को इसने खा दिया, है ना। और ये किसको खाता है, स्नेक किसे खाता है, फ्रॉग, ओके। ये क्या खाएगा, ग्रास लैंड में जो जो प्रोड्यूस होगा वो खाएगा। स्टार्ट कहाँ से होता है, वैसे बनाने का तरीका शायद मैंने गलत कर दिया, प्लांट से स्टार्ट करना था, प्लांट, ये ग्रासलैंड में, सॉरी ग्रास हॉपर होगा बेटा, ग्रासलैंड प्लांट तो एक ही हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे ग्रास हॉपर कर दीजिए।
देखिए प्लांट था, प्लांट को ग्रास ऑपर ने खाया, ग्रास ऑपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, ठीक है। अब लेकिन इसी प्लांट से अदर भी तो हो सकती है, देखो इसी प्लांट को रैबिट भी तो खाता है ना, तो रैबिट लिख दीजिए। एक फूड चेन हमारी ये चल गई, ठीक है, दूसरी फूड चेन ये जा रही है, और फिर रैबिट को सीधे हमने मान लिया इसने खा लिया, ठीक है। अब लेकिन प्लांट से एक और भी तो होता है, मतलब एक और फूड चेन चल सकती है, रैट या माइस खा रहे हैं इसको और इसे फिर इसने खा लिया। सीड ईटिंग बर्ड भी तो होती है, एक फूड चेन ये गई और इनको इसने खा दिया, तो है ना, हो गई ना बहुत सारी, यानी कि एक फूड चेन, दूसरी फूड चेन, तीसरी फूड चेन, 4 फूड चेन मिली, 4 फूड चेन मिली और अल्टीमेटली खत्म वो एक ही जगह पे होती है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, फूड वेब। हो गया ना नेटवर्क, बहुत सारी फूड चेन का एक नेटवर्क यहाँ पे को फॉर्म हो गया, तो इसे हमने क्या कह दिया, फूड वेब। बस यही फूड वेब है बेटा, इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं जाना है, या बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये इतना टफ है, हमें कैसे समझ में आ जाएगा। बस डायग्राम समझिए आप, जरूरी नहीं कि यही दिखाओ, आप अलग अलग दिखा दो। आप यहाँ पे टाइगर दिखा दो, टाइगर वाले के फिर उसमें आपको यहाँ पे डियर दिखाना पड़ेगा, ऐसे मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जो उसको टाइगर खाता है, बेयर दिखा दो या कुछ भी दिखा दो, है ना। तो बहुत सारी जब फूड चेन आपस में मिलती हैं तो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम फूड वेब कह देते हैं, और ये हमारे फूड वेब का डायग्राम है, ठीक है। तो अब इस फूड वेब के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब तो समझते ही है ना, विशेषताएं क्या क्या इसकी हैं। तो अगर हम बात करते हैं फूड वेब की, तो फूड चेन की तरह ये नहीं होता है, कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्ट्रेट, क्योंकि तो बहुत सारे का इंटरकनेक्शन है ना, कनेक्टिंग लिंक है, तो जोड़ रहा है, तो कैसे स्ट्रेट हो सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, अनलाइक फूड चेन, फूड वेब्स आर नेवर स्ट्रेट कभी नहीं हो सकते हैं। इंस्टेड ईच फूड वेब इज फॉर्म बाय इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन, जबकि ये तो इंटरलिंकिंग होती है हर एक फूड चेन की आपस में, तब जाके फूड वेब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो फूड वेब होता है वो एक अल्टरनेटिव पाथवे का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि अवेलेबिलिटी बता रहा है कि एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी उसका हो सकता है, मतलब कि एक अल्टरनेटिव भी हो सकता है अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, और जितना ज़्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे फूड वेब में, वो इकोसिस्टम को और ज़्यादा बढ़ाएगा या इकोसिस्टम को और ज़्यादा कंडेंसी करने वाला है, ठीक है। और फूड वेब इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 4 सिस्टम मिलके एक फूड वेब का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना, तो इकोसिस्टम का डेवलपमेंट ये करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा फूड वेब। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ रहा है बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि डिटेल में तो आपकी बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये होता है इकोलॉजिकल पिरामिड का, किसे कहते हैं हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब देखिए, जो इकोलॉजिकल पिरामिड थे ना, ये चार्ल्स एल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिए थे, और इकोलॉजी में ना, ये बेटा इस पोर्शन को इकोलॉजी पोर्शन कहा जाता है जो आप पढ़ रहे हैं। इस पोर्शन में आपको साइंटिस्ट के नेम याद रखने पड़ते हैं। इकोलॉजी टर्म किसने दिया, इकोलॉजिकल पिरामिड टर्म किसने दिया, फूड वेब किसने दी, फूड चेन के बारे में किसने बताया, और 10% लॉ किसने दिया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। इसमें 1 मार्क्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक तो इकोलॉजिकल पिरामिड कैसा होता है, अपराइट होता है, अभी ये समझ में आ जाएगा ये तो आपको। दूसरा साइंटिस्ट, ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। या फिलअप्स, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा फिलअप्स पूछे जाते हैं, ऑप्शन वाले या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ना देके ये फिलअप सबसे ज्यादा इस चैप्टर से देता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में, 10th में हो, 12th में हो आप, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो सब में इसमें ऐसे ही पूछा जाता है, ओके। तो चलिए पिरामिड के बारे में जानते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जानते हैं। चार्ल्स एल्टन नाम के साइंटिस्ट ने 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया था। इसे एल्टन पिरामिड्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एल्टन ने दिया था ना। तो देखो, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। एक ग्राफिकल पिरामिड, नॉर्मली हमें ऐसे पिरामिड जब आपके दिमाग में आया होगा तो कुछ इसी तरीके का शेप आपके दिमाग में आया होगा ना। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का, जैसे कि नंबर है, बायोमास है, या कितनी एनर्जी का यूज हो रहा है। यही तो बात करते हैं ना हम इकोलॉजी में, यही तो अभी तक हम बात कर रहे हैं कि
कितनी चेन मिली आपस में फूड वेब बना। बायोमास क्या होगा, कितना मास है, कितनी एनर्जी का यूज होगा, एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही, यही तो हम पढ़ रहे हैं अभी तक। तो यही इन्हीं का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में, मतलब कि अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो अब इकोलॉजिकल पैरामीटर के बेसिस पे, मतलब कि एक इकोलॉजिकल पिरामिड वो पिरामिड होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड को हम डिफाइन करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि फूड चेन के बेसिस पे हम लेते हैं, उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। और ये इकोलॉजिकल पैरामीटर के बेसिस पे जो इकोलॉजिकल पिरामिड हमारे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे हम बात करते हैं। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा हमारा होता है पिरामिड्स ऑफ बायोमास, और तीसरा हमारा होता है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब देखो इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको नाम से ही पता चल रहा है नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पिरामिड ऑफ नंबर से, पिरामिड्स ऑफ नंबर। तो चलिए देखते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर में क्या होता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि अरेंजमेंट बताता है कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, बस कुछ टफ है नहीं। तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं उसको एक ट्रॉफिक लेवल में हम क्या करते हैं, फूड चेन के बेसिस पे, एक इकोसिस्टम में फूड चेन के बेसिस पे कितने नंबर में कोई ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, अब लेकिन एक चीज इसमें आती है कि जो शेप होता है ना पिरामिड ऑफ नंबर का, जो शेप होता है वो अपराइट भी हो सकता है। यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बेटा, पिरामिड्स में ना तीनों में क्वेश्चन 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछा जाता है, शेप पिरामिड ऑफ नंबर का शेप कैसा हो सकता है। तो पिरामिड और नंबर का जो शेप है वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। अभी अपराइट और इन्वर्टेड मैं आपको दोनों ही समझाऊंगी। ठीक है, तो किस बेसिस पे बात कर रहे हैं बेटा, फूड चेन के बेसिस पे बात कर रहे हैं ना। फूड चेन ग्रासलैंड की भी होती है, पॉन्ड की भी होती है ना, मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, हम दोनों की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉन्ड एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। तो अब देखो होता क्या है, ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, दोनों तरीके का हमने पढ़ा। अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ की बात कर रहे होंगे, इन्वर्टेड नीचे की तरफ कुछ ऐसे बात कर रहे होंगे, राइट। तो अगर हम एक अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे प्रोड्यूसर लेवल से हम टॉप लेवल में जा रहे हैं, मतलब कि प्लांट से टाइगर तक अगर मैं बोलूं, अगर हम जा रहे हैं तो द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कार्निवर लेवल। तो मतलब कि जैसे ना ग्रास से अगर मैं गई तो ग्रास से टाइगर तक पहुंचते पहुंचते नंबर कम हो जाएगा, ग्रास सबसे ज्यादा होंगी, और फिर ग्रास को जो खा रहा है डियर, उसका नंबर ग्रास से कम हो जाएगा, डियर को जो खा रहा है टाइगर, उसका डियर से नंबर कम होता है, ये माना जाता है ऐसा। ठीक है, तो इन अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कार्निवर्स लेवल ऑन द कंट्री। अब इसमें क्या होता है, ये तो हुआ अपराइट के लिए हमने ऐसे बात करी। ठीक है, अपराइट के लिए चलिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका। आप इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, एक ट्राइंगल शेप या पिरामिड शेप आप बनाइए। आप कहेंगे कि ये क्या है, ये 3 लेवल में आपको दिखा रहे, या 4 लेवल भी चल जाते, तो चलिए 4 लेवल। तो मैंने कहा कि प्रोड्यूसर लेवल मैं किसके लिए दिखा रही हूँ, पॉन्ड के लिए, चलो दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि ये प्रोड्यूसर लेवल है, प्रोड्यूसर लेवल जो है मैं अपराइट के लिए मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये अपराइट का एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। मैंने कहा कि ये फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, यानी कि पॉन्ड इकोसिस्टम जो होगा हमेशा अपराइट होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है ना, तो ये क्या होगा, अपराइट होगा। फाइटोप्लैंक्टन जो कि प्लांट जो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलने वाले जो प्लांट होते हैं उन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, इसे मैंने कह दिया प्रोड्यूसर। ठीक है, दूसरा जू प्लैंक्टन जो इनको खाएंगे, तो ये है हमारा क्या, हर्बी वोर्स। उसके बाद मैंने कहा स्मॉल फिशेस प्राइमरी कार्निवर, और फिर मैंने कहा लार्ज फिशेस जो कि क्या हो गए, सेकेंडरी
कार्निवर। ठीक है, मतलब आपको नहीं लग रहा कि ये देखिए ये जगह बड़ी है, इसका मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर इससे कम हो गई ये वाली जगह, जू प्लैंक्टन इससे कम है, और स्मॉल फिशेस ये इससे कम है, और लार्ज फिशेस सबसे कम है। मतलब कि जैसे जैसे आप प्रोड्यूसर लेवल से टॉप कार्निवर लेवल तक पहुंच रहे हैं, उस इकोसिस्टम के टॉप कार्निवर लेवल तक पहुंच रहे हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में, वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहा है ऑर्गेनिज्म का। देखिए फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज्यादा थे, जू प्लैंक्टन उससे कम, स्मॉल फिशेस उससे कम, और लार्ज फिशेस सबसे कम। तो हो गया ना अपराइट, नीचे से ऊपर जा रहा है, एक स्ट्रेट बनाएगा, अपराइट हुआ। अब लेकिन हमने कहा कि जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो दोनों टाइप का हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। मतलब कि टॉप कार्निवर लेवल क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा कम हो। अब ज्यादा के लिए अगर हम दिखाएं तो उसको क्या बोल देंगे, इन्वर्टेड बोल देंगे ना। तो इन्वर्टेड समझने से पहले ये समझिए कि जैसे एक पेड़ है, अब देखो आपने देखा होगा पेड़ में क्या रहते हैं, बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं। मतलब कि पेड़ एक ही है, एक ही पेड़ में जो बड़ा सा घना सा पेड़ होगा ना, आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारी बर्ड्स के नेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो मान लीजिए कि एक पेड़ है, पेड़ में 100 चिड़ियाओं ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। ठीक है, अब उसको खाने वाले उससे भी तो ज्यादा हो सकते हैं, छोटे छोटे लाइस जो बग्स होते हैं, कितने ज्यादा कीड़े मकोड़े पेड़ में होते हैं ना, चिड़ियाओं से तो ज्यादा ही होते हैं या नहीं होते हैं। तो मान लो 150 वो है। ठीक है, तो यानी कि वो क्या हो गया, उससे ऊपर वाला उससे ज्यादा हो गया। उसके बाद उनमें बैक्टीरिया फंजाई जो लगते हैं वो भी तो उससे ज्यादा होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे, अब ये कुछ इस तरीके का हमें शो होता है, और ये याद रखना पड़ता है बेटा। इसमें आप, ये तो पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल था ना, ये ग्रासलैंड का आप बोल दीजिए या फॉरेस्ट का बोल दीजिए। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर होगा वो हमेशा इन्वर्टेड, हमेशा तो नहीं, वो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड का एग्जांपल होता है। और जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसमें हमेशा अपराइट होता है। ठीक है, कौन, लेकिन ये याद रखना है पिरामिड ऑफ नंबर ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। है तो तीन ही लेकिन ईजी है, लेकिन कंफ्यूजिंग भी होते हैं कि किसमें अपराइट था, किसमें एग्जाम्पल क्या था। एग्जाम्पल आपने याद रखना है, अगर आपको एग्जाम्पल याद है कि इसका एग्जाम्पल ये है तो आप कभी नहीं बोलोगे। अब देखो मैंने कहा कि एक पेड़ था, उस पेड़ में बहुत सारे बर्ड्स रहती हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ एक ही है, प्रोड्यूसर लेवल क्या हो गया बेटा, प्रोड्यूसर तो यही है ना, यही तो दे रहा है इसको सब कुछ। बर्ड्स क्या हो गई, हर्बीवोर हो गई, इसी का फ्रूट वगैरह वो खा रही हैं। ठीक है, उसके बाद अब बर्ड्स को खाने वाली, बर्ड्स के एग्स को खाने वाली लाइस, या इसकी बॉडी में रहने वाली बग्स इससे भी ज्यादा होंगे। इनको क्या बोल दिया, पैरासाइट लेवल बोल दिया, या प्राइमरी कंज्यूमर लेवल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे फिर बैक्टीरियल या फंजाई जो हैं वो इससे भी ज्यादा हो गए। तो ये कौन सा लेवल हो गया, हाइपर पैरासाइट। हुआ या नहीं हुआ, ऐसा ही तो है। एक पेड़ है, एक पेड़ में बहुत सारी चिड़ियाएं रहती हैं, और उन चिड़ियाओं में अटैक करने वाले लाइस और बग्स उससे भी ज़्यादा, और लाइस और बग्स से भी ज़्यादा उनमें अटैक करने वाले फिर फंजाई वगैरह होते हैं। तो जो ये इकोसिस्टम क्या हो गया, ये इन्वर्टेड, मतलब कि प्रोड्यूसर लेवल कम और ये वाला लेवल ऊपर हो गया। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप अपराइट पिरामिड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे आप कार्निवर लेवल तक जाएंगे। जबकि जब आप इन्वर्टेड की बात करेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कार्निवर। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मतलब कि इंक्रीज ही तो हो रहे हैं, ट्री के बाद बर्ड्स बढ़ रही हैं, बर्ड्स के बाद लाइस, लाइस से भी ज्यादा बैक्टीरियल फंजाई हैं। तो नंबर ऑफ पिरामिड क्या है, हम ऑर्गेनिज्म को नंबर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल टू टॉप कार्निवर लेवल तक। अब ये दो टाइप का होता है, एक लेवल में तो हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर लेवल से नंबर कम होता होता जाता है और कार्निवर लेवल तक जाता है। दूसरे में हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर लेवल कम है लेकिन नंबर ऑफ कार्निवर लेवल आगे आगे जाते जाते नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते ही जाते हैं। तो जिसमें प्रोड्यूसर से कार्निवर तक नंबर कम होता है उसे हम अपराइट बोलते हैं, क्योंकि नीचे बड़ा और ऊपर छोटा होगा। और जिसमें हम नीचे छोटा और ऊपर बड़े या ज्यादा ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं उसे हम इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, आया ना समझ में, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर एंड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। तो अपराइट का एग्जांपल हमने पॉन्ड इकोसिस्टम का दे दिया और इसका हमने ग्रासलैंड का दे दिया या फॉरेस्ट इकोसिस्टम का दे दिया। ठीक है, ये हमारा पिरामिड ऑफ नंबर था। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, नहीं दूसरा टाइप का हम पढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप जो है हमारा पिरामिड वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, सेकंड वन इज पिरामिड्स ऑफ
बायोमास। तो देखो द पिरामिड ऑफ बायोमास इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास, मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम। एक किसी भी टाइम में टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग मैटर कितने प्रेजेंट हैं उसे हम बायोमास से डिफाइन करते हैं पर यूनिट एरिया इन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। अलग अलग ट्रैफिक लेवल में पर यूनिट एरिया में कितने अमाउंट में टोटल अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम डिफाइन इसमें करते हैं। तो दूसरा, अगर हम ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट होता है, मतलब कि ग्रासलैंड की बात करो या फॉरेस्ट की आप बात करो, दोनों में ही जो बायोमास होता है ना वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे आप जाते हो, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जो जाते हो, तो वो क्या होता है, कम होते ही जाता है। इसलिए जो पिरामिड ऑफ नंबर है, वो जो पिरामिड ऑफ बायोमास है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ, नीचे से प्रोड्यूसर लेवल से ऊपर की तरफ ये क्या करता है, घटते ही रहता है, तो ये ऊपर होता है। जबकि अगर एक्वेटिक की अगर हम बात करेंगे, जबकि अभी हमने नंबर ऑफ पिरामिड में क्या पढ़ा था बेटा, नंबर ऑफ पिरामिड में हमने पढ़ा कि पॉन्ड वाला अपराइट था। देखिए पॉन्ड वाला अपराइट और जो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड वाला था वो इन्वर्टेड था। जबकि नंबर ऑफ बायोमास में ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। पिरामिड ऑफ बायोमास में अपोजिट क्या होता है कि जो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो अपराइट और जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो इन्वर्टेड हो जाता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर एटलीस्ट बायोमास जो होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहता है। एपिक पिरामिड हम कह सकते हैं, और पिरामिड ऑफ बायोमास इकोसिस्टम इज जो बायोमास होता है इसका इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कैसे मैं बना रही हूँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ग्रास है हमने कहा कि ग्रास बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ग्रास ज़्यादा है मतलब कि ग्रास का जो बायोमास है वो ज़्यादा होगा जब हम आगे की तरफ जाएंगे। उसके बाद रैबिट वगैरह इसको खा देंगे, रैबिट रैट वगैरह इसको खा देंगे तो इसका नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद स्नेक वगैरह आते हैं, वो इनको खा देते हैं, स्नेक लिजर्ड वगैरह आते हैं। फिर बर्ड्स आती हैं, मतलब कि जैसे जैसे आप प्रोड्यूसर लेवल से आगे बढ़ते ही रहते हैं। ये हर्बीवोर्स हो गया, ये प्राइमरी कार्निवर्स है, ये सेकेंडरी कार्निवर्स, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहते हैं एक ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट होता है इसके बायोमास में। मतलब बायोमास मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम। मतलब कितना ऑर्गेनिक मैटर है, ग्रास में बहुत ज्यादा था लेकिन ग्रास को रैबिट ने खा दिया तो अब ये यहाँ चले गया, कम हो गया, फिर इसको इसने खा दिया, फिर कम हो गया, फिर बर्ड्स ने इनको खाया, फिर कम हो गया। लेकिन ये तो हो गया क्या, अपराइट, और इसका ये किसका एग्जाम्पल है, ग्रासलैंड का। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी का, वो देखते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। पॉन्ड इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनमें बहुत कम होता है ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, और लिविंग बहुत कम होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो जू प्लैंक्टन होते हैं वो इनको खा के इनकी एनर्जी थोड़ा बढ़ जाती है, मतलब कि इनका बायोमास अच्छा रहता है। इस कंडीशन में सेकेंडरी लेवल पे हर्बीवोर्स लेवल जब इसको खाते हैं तो जू प्लैंक्टन का लेवल अच्छा होता है। और उसके बाद जो स्मॉल फिशेज हैं इनमें बायोमास और अच्छा होता है, और लार्ज फिशेस के तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, इसी वजह से वो लार्ज है। ठीक है, ये स्मॉल इसी वजह से हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग मैटर जितने भी होंगे इकोसिस्टम में किसी भी टाइम में, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम हमेशा इन्वर्टेड होता है, यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे सबसे कम और टॉप कार्निवर लेवल में सबसे ज्यादा ये होता है। तो इस वजह से इन्वर्टेड ये बनता है। मतलब कि इन्वर्टेड मतलब कि हमने दिखाना है कि ज्यादा जहां ज्यादा बन रहा है उसके कॉलम बड़ा ही तो बनाएंगे, जहां कम है उसका कॉलम छोटा बना देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम, जो कि इन्वर्टेड हमेशा होता है। कब, पिरामिड ऑफ बायोमास में। जबकि पिरामिड ऑफ नंबर में दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये अपराइट, ये इन्वर्टेड होता है और ये अपराइट होता है। जबकि पिरामिड ऑफ बायोमास में जो अपराइट होता है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, और जो इन्वर्टेड होता है वो कौन सा है, पॉन्ड इकोसिस्टम है। ठीक है, बस आपने एग्जाम्पल याद रखने, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही टाइप का होता है। ठीक है, ये सबसे सही है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिरामिड ऑफ एनर्जी से ही पूछे जाते हैं बेटा, क्योंकि ये एक ही टाइप का होता है ना। इसमें तो उन्हें पता है, एग्जामिनर को पता है कि बच्चा या तो इन्वर्टेड लिखेगा या क्या लिख देगा, अपराइट लिख देगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा के जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा ना, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर में, कि किस में अपराइट होता है।
पिरामिड ऑफ बायोमास में पॉन्ड इकोसिस्टम, अगर आपसे बायोमास पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि पिरामिड जो इकोसिस्टम है उसमें जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है या स्ट्रेट होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे को आपको याद होना चाहिए कि पॉन्ड इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा कि दोनों ही टाइप का होता है, एक अपराइट होता है दूसरा इन्वर्टेड होता है, क्योंकि फॉरेस्ट वाला या ग्रासलैंड जो होगा वो हमेशा अपराइट होगा और पॉन्ड इकोसिस्टम हमेशा इन्वर्टेड होगा बायोमास वाले में। और ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा पिरामिड ऑफ नंबर कौन सा, ग्रासलैंड वाला या पॉन्ड इकोसिस्टम की। अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वो अपराइट होगा नंबर में, और पैरासिटिक इकोसिस्टम या पैरासिटिक की अगर हम बात करेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट तो नहीं लिखा है आपको, नहीं पॉन्ड लिखाया, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉरेस्ट नहीं बेटा, इसमें ना पैरासाइट हमने दिखा रखा है ना, तो इसमें पैरासाइट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट भी आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पैरासिटिक लेवल पे दिखा रखा है तो आप इसे पैरासाइट बोल दीजिए। ओके, तो उसके बाद आपसे ऐसे ही इसमें पूछा जाएगा, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी में ऐसा कोई केस नहीं है कि दो टाइप के मिलते हैं, हमें एक ही टाइप का मिलता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अपराइट होता है या कैसा होता है। ये ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट, ये क्वेश्चन तो लेक्चरर के एग्जाम में भी आया है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में, फूड चेन की अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट एरिया में, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो अवेलेबल एनर्जी होती है इज द हाई, अब एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास होती है, प्रोड्यूसर लेवल के पास, और सबसे कम होती है टॉप कार्निवर के पास। अब ये हमेशा अपराइट होता है, तो चलिए बना के देखते हैं, और कैसे होती है सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर के पास वो देखेंगे। तो इसमें होता क्या है, इसी वजह से ये क्या होता है ना, थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड लॉ होता है ना बेटा, वो यहाँ पे फॉलो होता है कि एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट की जाती है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती ही रहती है। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ ये है, जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में शायद आपने 9th में पढ़ा होगा। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट होती रहती है। तो अब होता क्या है, देखिए ये मैंने बोल दिया प्रोड्यूसर लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल एंड टर्शियरी कंज्यूमर लेवल। ये टॉप कार्निवर हमारा हो गया। ये प्रोड्यूसर मैंने ऐसे ही दिखा दिया ना, इसको प्रोड्यूसर बोल दिया मैंने। प्लांट, अगर यहाँ पे प्लांट लिख या कुछ लिख देती, चलो कोई बात नहीं, इसको प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे कार्निवर्स में दोनों को दिखा देती हूँ। ठीक है, ये भी कार्निवर हैं, और ये अच्छा ये हर्बीवोर दिखा देती हूँ। ठीक है, ये तो प्रोड्यूसर है ही, ये हर्बीवोर हो गया, ये कार्निवर हो गया, ये टॉप कार्निवर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें अब देखो प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स के पास 100% एनर्जी है। प्लांट जो है वो 100% एनर्जी उसके पास है, यानी कि उसके पास जितनी भी एनर्जी होगी वो फिर बटेगी अलग अलग जगह। तो 100% है, 100% का 100% थोड़ी ना वो दे देगा, 100 का 100% थोड़ी ना हर्बीवोर के पास जाएगा ना, कुछ कम परसेंट तो जाएगा। फिर ऐसे ही हर्बीवोर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, या इसको खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, इसकी बॉडी का सब कुछ थोड़ी ना उसे चले जाएगा, कुछ तो इसके पास रहेगा। तो उसके बाद ऐसे तो ऐसे करते 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 कम एनर्जी ट्रांसफर होते ही रहती है। मतलब कि साइंटिस्ट के थ्रू तो ये कहा जाता है कि अगर ये 100% है तो 100% का सिर्फ 10% इसके पास जाएगा, फिर इस 10% का 10% इसके पास जाएगा, इस 10% का 10% इसके पास जाएगा। मतलब कि टोटल एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में नहीं ट्रांसफर होती है। जितनी भी एनर्जी जाएगी वो एनर्जी तो जरूर ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, बट नॉट मतलब 100 का 100% वो नहीं जाने वाला है, पूरा का पूरा नहीं जाएगा। तो इसी वजह से जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है हमेशा अपराइट होता है। किसी भी कंडीशन में, कहीं भी आप पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ो, आप पैरासिटिक इकोसिस्टम पढ़ो, आप ग्रासलैंड पढ़ो, फॉरेस्ट पढ़ो, कहीं पे भी आपको इन्वर्टेड वो नहीं नजर आएगा, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो हमेशा कम होते ही जाती है। लेकिन ट्रांसफर जरूर, भले 0.1% वो जाए, लेकिन ट्रांसफर जरूर होगी। ठीक है, तो ये तो हमारे थे पिरामिड ऑफ एनर्जी, और इकोसिस्टम के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारी आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारी एक्टिविटी क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ
मैन्स एक्टिविटी या एक्टिविटीज़ ऑन द इकोसिस्टम। देखते हैं हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं